अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम डिस्कस कर रहे थे सिलेबस ब्रेकडाउन। तो हमने कहा कि ये हमारे 8 पढ़ने पढ़ाने के लिए, समझने समझाने के लिए हम अपने इस सिलेबस को सर्टेन ब्रॉड एरियाज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ सारे नोट कर लिए। तो योर BFT कॉन्स्टिट्यूट 70 to 75% और rather 70 to 80%, and this constitutes your 20 to 25%. अब अगर आप इसमें की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखें, क्योंकि जब भी सिलेबस बनता है ना, आजकल तो स्कूल लेवल से भी जब सिलेबस बनता है तो उसमें एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आउटकम्स, कि आप ये पढ़ने के बाद मुझसे अगर पूछें कि सर एग्ज़ाम पास करने के अलावा हम क्या करने के काबिल हो जाएंगे, राइट जी। माइक म्यूट है। नहीं, माइक तो अनम्यूट है बेटा, यहाँ से म्यूट किया हुआ है। अब ठीक है जी, अब ठीक है दोस्तों जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो हम अपने सिलेबस के लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस सिलेबस ब्रेकडाउन की बेसिस पे देखें कि हम ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्या करने के काबिल हो जाएंगे, तो उसमें एक है इन्वेस्टिंग डिसीशंस करने के काबिल हो जाएंगे, फाइनेंसिंग डिसीशंस करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप इनको देखें कि क्या हमें एक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी शुड बी एबल टू डू इन्वेस्टिंग डिसीशंस, वी शुड बी एबल टू टेक फाइनेंसिंग डिसीशंस, वी शुड बी एबल टू डू इसी के साथ वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट, बिजनेस का एक वर्किंग कैपिटल डे टू डे उसकी मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद आप कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट करने के आप काबिल हो जाएंगे, राइट। अगर आप देखें तो ये 4 बड़े मोटे आपके सिलेबस के लर्निंग आउटकम्स हैं। वैसे तो हम और भी 4-6 लिख सकते हैं कि क्या मुझे एक इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, राइट। क्या मुझे उसे फाइनेंस कैसे करना चाहिए, शुड आई फाइनेंस एंटायरली विद इक्विटी, शुड आई बोरो करूँ, मैं बैंक से डेट के थ्रू फाइनेंस करूँ, मैं लीज करूँ, मैं मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी करूँ, राइट। और मैं अपने डे टू डे वर्किंग कैपिटल कैसे अच्छे तरीके से मैनेज करूं, बिकॉज वर्किंग कैपिटल में भी आपका फंड्स, आपका कैपिटल ब्लॉक होता है। हाउ डू आई एफिशिएंटली विदाउट टेकिंग जो है ना एक्स्ट्रा रिस्क, अननेसेसरी रिस्क, एंड देन हाउ डू आई डू दी अदर जनरल रिस्क मैनेजमेंट, जो बिजनेसेस को रिस्क फेस्ड हैं, चाहे वो एक्सचेंज रेट के हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रिस्क के हैं, चाहे वो अदर रिस्क हैं, उनको मैं कैसे मैनेज करूँ। एवरीबडी विथ मी, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। ऑफ कोर्स हम स्टार्ट करेंगे आज जैसे बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से, बिकॉज इट्स एन एरिया यू आर फेमिलियर विथ, राइट, और कोर BFT एरिया है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अब हमें करना ये है, जब हम ये एरिया स्टार्ट करेंगे नेचुरली, तो हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, एक विंडो खोलेंगे, उसके बाद हम उसकी सर्टेन प्रैक्टिस करेंगे। वो प्रैक्टिस की डिफरेंट किट्स मटेरियल से हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद पास पेपर से कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे। अच्छा, उसके बाद नेचुरली कुछ क्लास वर्क क्वेश्चंस होंगे, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद हम आपसे कहेंगे अब ये टॉपिक आप जाके खुद पास पेपर जो अभी बच गए उसमें से जाके करें। योर फंडामेंटल बेंचमार्क इज योर पास पेपर्स, राइट। आप कोई एक किताब और रिवीजन किट अपने साथ एक्स्ट्रा रखेंगे, किताब से ताल्लुक नहीं तोड़ेंगे। आपकी स्टडी टैक्स इज़ गुड, रिवीजन किट एक तो पास्ट पेपर्स अपनी, और एक कोई भी अगर आपने ACCA किया हुआ है तो आप ACCA की जो उनकी P4 की बुक है वो रेलिवेंट है कुछ टॉपिक के लिए, कुछ उसका F9 के बेसिक्स रेलिवेंट है। सीमा किया हुआ है आपने तो सीमा के एक पेपर जो रेलिवेंट है। इन इंग्लिश इंस्टीट्यूट की अपनी एप्लीकेशन लेवल प्रोफेशनल स्टेज की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिवीजन किट है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप टैक्समैन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ये किताब अभी मेरे पास है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम आपको आगे जाके दे भी देंगे ब्रेकडाउन। आई डोंट वांट टू ओवरलोड यू विद टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको एक आपने किट रख ली अपने पास। अब उसमें होगा क्या, 1 या 2 रेफरेंस बुक। एक तो आपका स्टडी टेक्स्ट है जिससे आप थ्योरी पढ़ेंगे। अब एक टॉपिक बेसिक इन्वेस्टमेंट का पूरा हुआ। आप जितनी हमने आपको क्लास वर्क और
होमवर्क दिया था वो कंप्लीट किया, यू गो स्ट्रेट टू पास पेपर्स. That's the most efficient way I'm telling you, because you are all mature students, you can use whatever is good for you, but this is my advice. अब आप पास पेपर में चले गए और आपने उन्हें अटेम्प्ट किया. अगर 80% ऑफ द पास पेपर क्वेश्चंस आपसे, कुछ क्वेश्चंस पास पेपर में आप चले गए, लेट से आपने 10 ईयर्स यानी 20 अटेम्प्ट्स उठा ली, कुछ हमने करा दिए, कुछ होमवर्क हो गए, वो डिफरेंट सीमा से हैं, इंग्लिश इंस्टीट्यूट से हैं, ICIW के हैं, चार्ट फॉक्स के हैं. उसके बाद अब हमने आपसे कहा भाई टॉपिक कंप्लीट, अब आप खुद प्रैक्टिस करें. तो आपने रिवाइज़ किया, अब आप पास पेपर से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको 10% से 15% ईजी क्वेश्चंस मिलेंगे रिलेटिवली. 10 से 15% वेरी हार्ड क्वेश्चंस होंगे, और बाकी ये जो 70 to 80% है ना, ये आपका मीडियम टू हार्ड कैटेगरी है. अगर तो आप एक ही पेपर कर रहे हैं तो फिर तो एक अलग होगा, लेकिन चूंकि आप मल्टीपल 2-3 पेपर्स कम से कम अटैम्प्ट कर रहे होंगे, तो उसमें मैं आपसे कहूँगा ना ये आपका बेंचमार्क है ना ये आपका बेंचमार्क है. ये तो वैसे ही हो जाना है आपसे, ठीक है ना, ये भी आपका बेंचमार्क नहीं है. तो मैं कहता हूँ 80% ऑफ द क्वेश्चंस अगर आपसे 80% ठीक हो रहे हैं तो आपका टॉपिक प्रिपेयर्ड है. यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट 64%, राइट. आपके पासिंग थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो गया. व्हेन आई एम सेइंग 80% मीन्स कि जैसे अभी हमने किया ना, आपसे कोई कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर नहीं हुआ, छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर्स हो गई, कोई एक आध एडजस्टमेंट्स आपने गलत कर ली, दैट्स फाइन, इतना हो ही जाता है, ठीक है ना. तो आपसे 15-20% की मिस्टेक है, ठीक है, लेकिन 80% ऑफ द क्वेश्चंस अगर आपसे ये 80% ठीक हो रहे हैं, आपका टॉपिक कंप्लीट है. यू मूव ऑन टू नेक्स्ट, डू नॉट इन्वेस्ट एक्स्ट्रा टाइम अननेसेसरीली ऑन दैट. अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या करें, फिर आप एक बार और अच्छे तरीके से ड्रिल डाउन करें, फिर आप अपनी प्रैक्टिस कोई किट उठाएं, फिर आप मज़ीद प्रैक्टिस करें. एक तो आप अपने कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करें, समथिंग रॉन्ग विथ. फिर आप किसी एक और प्रैक्टिस किट से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, फिर आपने लेट से मैंने इतनी सारी ये जो किताबों के नाम लिए उसमें से वो टॉपिक उठाया, वो टॉपिक ऑनली, उसके आपने 4-6 क्वेश्चंस किए, आपसे ठीक हो गए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, फिर आप वापस आ जाएं, राइट. दैट्स हाउ यू विल डू. जनरली पीपल क्या करते हैं कि जी जो टॉपिक हो रहा है ना तो मज़ा आ रहा है करते हुए हो रहा है, अब उसी पे लगे हुए हैं, उसी पे लगे हुए हैं. डोंट डू दिस, गिव योर सेल्फ अ बेटर सेल्फ डिसिप्लिन, राइट. और ये इस तरीके से, अच्छा जब प्रैक्टिस भी आप करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिस भी ऐसे नहीं करनी कागज़ उठाया, अब हम लेट से हम सजेस्टेड सॉल्यूशन देते हैं बहुत सारे आपको क्वेश्चन के साथ, आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो सजेस्टेड सॉल्यूशन उठाया, ठीक किया सर ने, आता है सर को, बिल्कुल ठीक है, या ऐसे ही होना चाहिए था, मैं भी ऐसे ही करता, है ना. वो प्रैक्टिस नहीं है काम की. वो प्रैक्टिस से बजाय क्वांटिटी फोकस्ड होने के आप क्वालिटी फोकस्ड करें. A lot of people struggle with time in exam as well, they don't do practice properly with time. और मैं ये बात कहता हूँ, ये आप लिख लीजिए, ये जो है ना is a key to success, कि your quality of class work and practice work is equal to exactly your quality of your exam work. अचानक से वहाँ जाके आपकी हैबिट चेंज नहीं हो जाएगी. If you're not doing quality work and proper work, प्रैक्टिस करते हुए क्लास में, तो वहाँ जाके अचानक से ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे. देयर इज़ अ पावर ऑफ हैबिट, राइट. आप सुबह निकलते हैं, दफ्तर जाते हुए सोचते हैं मैंने कैसे जाना है, तो एक हैबिट बनी हुई है, आप उठ के सुबह चले पड़ते हैं, राइट. तो खुद ही एक हैबिट है. तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैंने, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, कागज़ उठाया, 15 क्वेश्चन उसी कागज़ पे हो गए, एक फिगर इधर लिख दी, एक इधर लिख दी, एक उससे टैली कर ली. ये ना करें, आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपका प्रॉपर पेपर है 3 घंटे का, ये काम ज़रूरी है. तो विद दिस मज़ीद बातें हम बाद में करते रहेंगे, बट दिस वॉज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ हाउ वी विल गो टुगेदर. इसमें कुछ ऐसा होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एफिशिएंसी. जब हम फिजिकल क्लासेस दे रहे होंगे तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा, ठीक है ना, कोई नए क्वेश्चन सेट से मैंने करा दिए कुछ, और कुछ पुराने क्वेश्चन आपके पास रिकॉर्डेड भी हैं, तो मैं कहूँगा बाकी आप ये जाके, ये क्वेश्चंस भी हैं, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, सॉल्यूशन भी मौजूद है, मज़ीद प्रैक्टिस आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं.
So what will happen is that you will have a bigger canvas of practice as well, and you will probably have better practice material as well. और जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन, राइट. रिकॉर्डेड लेक्चर का जनरल प्रॉब्लम ये है, एंड दिस इज़ इन द एग्जामिनेशन अ लॉट ऑफ पीपल सफ़र्ड बिकॉज ऑफ इट, बस उन्होंने वो जो है ना वो फोकस आप करते ही नहीं है, वो डिसिप्लिन है ही नहीं है. यहाँ पे साथ मोबाइल रखा हुआ है, तो अब जैसे आप क्लास में बैठे फोकस्ड हैं, शायद ऑनलाइन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, या रिमोट आप क्लासेस की वीडियो लेक्चर्स में इट बिकम्स डिफ़िकल्ट. उसके लिए ज़्यादा, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाए, उसके लिए ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए. सो विद दिस आई नाउ मूव ऑन टू, आप हेडिंग दें इन्वेस्टमेंट, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. कह रहे हैं प्लीज जूम इन, कांट बी राइटिंग प्रॉपरली, कांट सी द राइटिंग प्रॉपरली. थोड़ा जूम इन कर दें इसको. अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. which is basic investing and financing decisions. Primarily we will talk about investment और कुछ financing decisions का component है जैसे lease और borrow, but we'll talk about it later. Primarily this is about basic investment decisions, investing. Appraisal का मतलब evaluation, is to evaluate, है ना, is to find out the feasibility of a particular investment या project. अच्छा, अब जो यहाँ हम बात भी करेंगे, we'll talk about when we say basic investment appraisal, investment decisions, कौन सी, medium to long term, not the short term. Short term investments are part of working capital management, right? जैसे for example, short term investments are different. आप एक कंपनी के ट्रेजरी में हैं, ट्रेजरी का एक बेसिक फंक्शन कंपनी की कैश मैनेजमेंट है. आपने अपनी 3 महीनों की कैश की फोरकास्टिंग की कि मेरे पास कितने इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आएंगे, एंड यू रियलाइज्ड दैट यू विल हैव सरप्लस 200 million फॉर नेक्स्ट 3 months. और 2 महीने के बाद फिर आपकी पेमेंट साइकिल इस तरीके से है कि फिर ये कंज्यूम हो जाएगा. अब ये 200 मिलियन का इन्वेस्ट करना है ना आपने, बट दैट्स अ शॉर्ट टर्म डिसीजन. और ये वो डिसीजन है जो कि आप शायद कैलकुलेटर पे बैठ के आराम से ले रहे होंगे. अब इसमें आपके पास ऑप्शन ये है कि आप बैंक ए के पास गए, उसने कहा जी मैं आपको रेट देता हूँ 3 महीने के लिए, आप टर्म डिपॉजिट कर दें, है ना, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कर दें, तो मैं आपको रेट देता हूँ 7%. एक बैंक बी से आपने पूछा, उन्होंने कहा जी हम देंगे जी 6.5. एक और बैंक सी से कहा, आपने नेगोशिएट किया, उन्होंने कहा जी हम आपको देंगे 7.5%. लेट्स से आपने 2-4 लोगों से पूछा, आपने कहा जी 7.5% इज द राइट, और इन्वेस्ट कर दिया. तो 200 मिलियन करें मल्टीप्लाई इंटू 7.5 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, आपको पता चल गया आपको कितना रिटर्न मिलेगा. करें, हिले ना, कैलकुलेटर चलाएं. जी नॉट 15, 3.75 मिलियन. अच्छा, उसके बाद आपके पास एक म्यूचुअल फंड वाले, इनकम फंड वाले आने का, ये आप फंड में डाल देते पैसे,
तो हमारे तो बड़े अच्छे रेट चल रहे हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट सी, आपने अंदाज़ा लगाया, आपने कहा अच्छा मैं इस म्यूचुअल इनकम फंड में अगर पैसे लगा देता 3 महीने के लिए तो मुझे तो 8% का रिटर्न मिल जाता। ओ गलत डिसीजन होगी, सब ऑप्टिमल। तो 200 मिलियन इंटू 8% इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करने क्या बन जाएगा जी? 4 मिलियन। तो कौन सी, क्या कोई कयामत आ गई? ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है, इसका आउटकम बड़ा आसान से सर्टन है। ये डिसीजन अगर गलत हो जाए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी चली जाएगी या गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये कहलाती है डे टू डे ट्रेजरी या मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। उनके अंदर क्या इशू है कि उनके अंदर इनकी खुसूसियात क्या होती हैं? इनकी खुसूसियात होती हैं कि एक तो टेन्योर जो है ना वो हायर होता है, ग्रेटर होता है, डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट आउटकम, प्रिडिक्ट या फोरकास्ट द आउटकम। इमेजिन करें ना, हम एक डिसीजन कर रहे हैं कि हम एक फैक्ट्री लगाएं, तो आज जब से आपने सोचा टिल द टाइम, जब से आपने सोचा से लेके जब तक टाइम आपने फैक्ट्री लगाई उसमें ही 3-4 साल शायद लग जाए आपको, है ना, जब तक फैक्ट्री कमीशन हो। और उसके बाद उसका आउटपुट होगा, उसकी प्रोडक्ट होगी, वो अगले 15-20 साल देगी। तो अब वो अगले 15-20-25 सालों की फोरकास्टिंग इज़ डिफिकल्ट। इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर टू फोरकास्ट कि अगले 6 महीने में इन्फ्लेशन क्या होगी, इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, ऑयल की प्राइसेस क्या होंगी, मेटल प्राइसेस क्या होंगी, वेजेस क्या होंगी। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट कंज्यूमर बिहेवियर 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट क्या होंगी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, इंटरेस्ट रेट्स क्या हो रहे होंगे, है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ कोर्स, एंड इफ द डिसीजन गोज रॉन्ग, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रॉन्ग डिसीजन आर ऑल्सो हाई। सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, कैन बी लीथल, वेरी सिग्निफिकेंट। अगर एक फैक्ट्री आपने लगाई और वो डिसीजन गलत हो गया तो ऐसा हो सकता है कि आपको वो इवन गोइंग कंसर्न रिस्क क्रिएट कर दे। आपने लोन लेके लगाई, पता चला डिफ़ॉल्ट हो गया, आपका बैंकरप्सी हो गई, तो फैक्ट्री चल ही नहीं पाई। या जब तक आपने प्रोडक्ट बना के आपने सोचा मैं बनाऊंगा बबल, एक बबल में मज़ा डबल, तो जब तक कि आपने बनाई तब तक कंज्यूमर बिहेवियर ही चेंज हो गया, आप कंज्यूमर बबल खाते ही नहीं, या कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और आ गई, राइट। द फोरकास्ट दैट यू मेड वेंट रॉन्ग, इट्स जस्ट अ फोरकास्ट। तो इसलिए इस तरह के फैसले आप ऐसे नहीं कैलकुलेटर की बेस पे करेंगे कि 3 फ़ोन किए, कैलकुलेटर चलाया और कहा चलो भाई कर दो। सो दैट रिक्वायर्स व्हाट? इट रिक्वायर्स सम अप्रेजल, some analysis, some tool to deep dive। आप प्रेडिक्ट करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे, मॉडलिंग करेंगे, है ना, टेक्निकल फीजिबिलिटी भी करेंगे, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी भी करेंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फंड्स एंड जिसके ये सिचुएशन है, सो इट रिक्वायर्स व्हाट? इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर डीप डाइव अप्रेजल। इसी का नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इवैल्यूएशन ऑफ इज इट फाइनेंशियली वायबल और नॉट। It's not a joke. You will be investing a lot of time, effort and money in that. And you really want it to be successful and you really want to see before going ahead. Everybody with me? तो अब ये पढ़ने जा रहे हैं, लिहाजा इस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके पास कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, मेथड्स कह लें। उनमें क्या क्या है? उनमें एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या रॉस मेथड कहते हैं, पे बैक पीरियड,
और तीसरा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। DCF टेक्निक्स, जिनमें एक है NPV और दूसरी है IRR टेक्निक, जो कि आप पढ़ चुके हैं, राइट, कैफ लेवल पे। और असल टेक्निक्स तो बेसिकली यही हैं, DCF, जिसे हम NPV या IRR टेक्निक्स कहते हैं। ये पे बैक पीरियड, इसको हम पढ़ेंगे, ये स्क्रीनिंग टूल कहलाता है, इनिशियल स्क्रीनिंग टूल कह लें। इट्स नॉट अ फुल फ्लैश मेथड, और इस मेथड की भी लिमिटेशंस ऐसी हैं कि इनको हम प्रैक्टिकली सोली यूज़ नहीं करते, अकाउंटिंग इम्पैक्ट्स देखने के लिए ज़रूर यूज़ करते हैं, बट प्राइमरीली वी रिलाई ऑन दीज टेक्निक्स, राइट। और इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे। DCF टेक्निक्स, जिनका आपके पास एक ओवरव्यू मौजूद है, मैं उसे रिवाइज कराऊंगा। आई विल ब्रश अप द नॉलेज एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद दैट। इज दैट ओके? चलिए, अब हेडिंग दीजिए DCF टेक्निक्स। इनकी हम एक ओरिएंटेशन या रिवीजन करते हैं एंड फिर हम इसे डिटेल में पढ़ना पढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ तक आपने कॉपी करना है तो क्विकली कॉपी करें, फिर मैं आगे बढ़ूँ। इनको हम बाद में देखेंगे। अकाउंटिंग रेट मेरा ख्याल है ये आधे 1 घंटे की बात है, इसे भी हम आधे 1 घंटे में पढ़ लेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, क्योंकि हम अगली 4, 5, 6 क्लासें इसी के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे DCF टेक्निक्स की। सो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग discounted cash flow techniques, which are the NPV and IRR techniques. I would call it medium to relatively slightly hard, but not very difficult. जब मुश्किल पेपर आता है तो जनरली अच्छा पासिंग होता है, बाकी तो अब ICAP एग्ज़ाम डिपार्टमेंट जाने। जी नहीं, लॉ का नहीं देख सका मैं, बट हम ऐसा करेंगे, बल्कि हमने बना लिया है उसका सॉल्यूशन भी। तो हम इस पिछली अटैम्प्ट का क्वेश्चन, बल्कि पुराने जो कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अगली अटैम्प्ट में जाना है, उन्होंने क्लासेस ली हुई हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए सॉल्यूशन भी हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट एज वेल। तो हम करेंगे सॉल्यूशन डिस्कस, वो लिंक करेंगे हम उससे कि हमने, लेकिन लेंथी ज़रूर था थोड़ा सा, जी थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था, वो हम डिस्कस करेंगे। और देखें, ये टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने अभी जो आपसे बात की। और ये उन लोगों को, इस बार कुछ लोगों को ज़्यादा महसूस हुआ जिन लोगों ने सेल्फ़ डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस नहीं की थी। अब ऐसा था कि अगर 100 स्टूडेंट्स पिछली बैच में थे तो उसमें से शायद 20 आते थे क्लास में, 75 थे ऑनलाइन, 110 बल्कि, तो बाकी 85 ज़्यादा है ना, 80। तो अब उनके साथ चैलेंज क्या हुआ? उनके साथ चैलेंज यही हुआ कि जब रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखते हैं, आपने बस देख ली, आप वैसे जो क्लास टाइम हम आपको देते हैं कि जब आप करें और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वालिटी प्रैक्टिस भी हो रही है, वो चीज़ सेल्फ डिसिप्लिन में मुश्किल हो जाती है। लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट टेक इट सीरियसली, है ना। तो ये मैं आपको पहले से फोरवार्न कर रहा हूँ, स्पेशली दोस्त, जैसे मैं आपसे कहूँगा यार, अब बहुत 2 अटैम्प्ट के तकरीबन जो है ना लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस मटेरियल भी है, अब आपके पास वो रिकॉर्डेड है, हमने एक्सेस दे दिया लेट से आप लोगों को भी, अब आप कर रहे हैं। अगर आप वो ढंग से नहीं करेंगे, देखिए ये बहुत आसान है, जितने टीचर्स हैं ना, मैं उनको भी ये कहता हूँ, तकरीबन जितने पढ़ा रहे हैं वो सारे हमारे स्टूडेंट्स ही रहे हैं 50 में। तो मैं उन्हें कहता हूँ ये ज़्यादती है, और ये वजह भी है जो आपको फीडबैक मिला है। आप स्पून फीड ना करें बच्चों को। जिस दिन पेपर थोड़ा मुश्किल आता है, लोग क्यों घबरा जाते हैं कि स्पून फीड की एक आदत है और प्रैक्टिस ठीक नहीं की। ये 2 फंडामेंटल हैं, बाकी इंडिविजुअल इशूज़ तो हर एक के होंगे, मैं एवरेजेस की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ फेवर टू यू। अब मेरे पास अभी बना हुआ है ना एक्सेल पे, ठीक है, पिछले अटैम्प्ट का, मैं आपको दे दूँ पास पेपर का सोल्यूशन करा दूँ। इट्स नॉट अ फेवर टू यू अनलेस यू डू इट योरसेल्फ। जब तक आप
अपने हाथ खुद गंदे करेंगे नहीं मिट्टी में, तब तक आप चीज़ें सीखते नहीं है ना. यू डोंट लर्न स्विमिंग अनलेस यू आर इन द वाटर डूइंग इट. तो ये तो है ही प्रैक्टिकल पेपर ना बेटा. तो आप करेंगे, आप अटकेंगे, आप सोचेंगे, तभी तो आपका वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. अगर मैंने यहाँ सब कुछ करा दिया तो आप कहेंगे हाँ कैसा चाहिए, मुझे मसला ही नहीं, ऐसे ही होना चाहिए है ना. हम भी ऐसे ही करेंगे जब आएगा. आपको ये यकीन नहीं आ रहा हो ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ. आप एक क्वेश्चन क्लास में हमने करवाया, कर लिया, आपने कहा मुझे समझ में आ गया. आप वो बंद करें, आप 3 दिन के बाद विदाउट सॉल्यूशन देके खुद से सॉल्व जब करना बैठेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं. तो आपकी सही लर्निंग को प्रैक्टिस यही हेल्प करती है आपको. आप एक क्वेश्चन देख लें, बल्कि यूँ कर लें, एक क्वेश्चन देखें, सॉल्यूशन देख लें, आपको मुझे समझ में आ गया, फिर आप उसे अटैम्प्ट करें 2 दिन के बाद. देयर आर सो मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप. करने बैठेंगे ना, आपका हाथ 10 जगह रुक जाएगा अनलेस यू डू इट. तो ये प्रॉब्लम इस वजह लोगों को थोड़ी ज़्यादा हुई, जो मेरी असेसमेंट है. राइट. अदरवाइज आई थिंक अगर आप इसके प्रैक्टिस को, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई कि आप कैसे प्रिपरेशन करें, इफ़ यू फॉलो दिस कंसिस्टेंटली एंड यू फॉलो इट विद सेल्फ डिसिप्लिन, तो कोई मसला नहीं है. क्योंकि मैं क्लास टाइम का मेजर हिस्सा स्पेंड इस पे करूँगा कि मैं कहूँगा ये करें आप, मैं वेट कर रहा हूँ. अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दी, मैंने वेट किया ना. जब आप करें, आपका हाथ रुका, आपने गलत किया, तो आप सीखे. अब शायद आप दोबारा गलती ना करें वो. Right, and that is the way we should be doing it. So answer your question, short question, long answer, but that's very important. These are small things, big impact. अच्छा जी, heading दीजिए NPV and IRR technique. जिसे आप DCF टेक्निक्स कहते हैं. ये आ रहा है बोर्ड इस नज़र में? ठीक है. मैं एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल से इसको पहले इलस्ट्रेट करूँगा. बेसिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, उस बेसिक से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन के एंड में भी हमें डिसीजन वही लेना है. सो विल स्टार्ट कि NPV IRR आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं इसको रिवाइज कराने के लिए. इमेजिन करें कि आपके पास, आपने अपनी स्टाइपेंड से 20 मिलियन के फंड सेव कर लिए. वाह वाह वाह, ठीक है. अब आपके पास ये पैसा पड़ा हुआ है और आपने कहा है कि मैं अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्यों ना इसे इन्वेस्ट कर दूं फॉर 2 years. आपने सोचा कि आई शुड इन्वेस्ट फॉर 2 years. राइट. और आप इस सोच में कि अब मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, आपने दोस्तों से मशवरा किया, सीनियर से, उन्होंने कहा यार आप बैंक डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दें. और आपने कहा अच्छा मुझे अप्रॉक्सीमेटली कितना रिटर्न मिलेगा क्या. तो आपने एक जहन में अपनी एक परसेंटेज बनाई बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, और आपने कहा मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न जो आपके जहन में है वो 10% या 10% मुझे मिल जाए, आई एम हैप्पी. राइट. तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका रिक्वायर्ड या टारगेट रिटर्न बन गया. अब आप इसके बाद ये सोच कि आई चंद्रीगढ़ रोड पे घूम रहे हैं, आपको सिल्क बैंक की ब्रांच नज़र आई. आपने कहा वाह स्मूथ लाइक सिल्क, आप अंदर चलेंगे. और आपने बैंक मैनेजर से कहा कि जी अंकल 20 मिलियन है मेरे पास, 2 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, बताएं क्या रेट देंगे. अच्छा, अंकल ने 20 मिलियन सोचा, तो फिर आपको बिठाया, चाय वाय पिलाई कि भाई ये तो मालदार पार्टी है. उन्होंने कहा बेटा इतना पढ़ा लिखा होता तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता. उसने अपने स्टाफ से पूछा, उसने कहा जी एक कैलकुलेशन शीट है मेरे पास, उसके हिसाब से अगर आप ये 20 मिलियन 2 साल के लिए मेरे पास छोड़ जाएं और 2 साल तक मुझे अपनी शक्ल ना दिखाएं, तो मैं आपको ₹25 मिलियन आफ्टर 2 years दे दूंगा. ठीक है. अब आप फैसला करें क्या आपने इन्वेस्ट करना है या नहीं. अपने अंकल ये तो बड़ा अहम फैसला है ज़िंदगी का, मुझे एक दिन का टाइम दें, मैं जाके सोचता हूँ, इस्तिखारा भी करूँगा और फिर कल वापस आऊँगा आपके पास. आप गए घर और आपने कहा, सोचते रहे, तो आपके ज़हन में ख्याल आया कि बचपन में मैंने एक फार्मूला पढ़ा था. अब फैसला क्या है, शुड यू इन्वेस्ट और नॉट. राइट. तो आपको एक
फॉर्मूला याद आया, S इज इक्वल टू P 1 प्लस आई पावर n। आपने कहा क्यों ना मैं ये कैलकुलेट करूं, ये जो बैंक मैनेजर जो मुझे ये कह रहा है कि 2 साल बाद मुझे 25 मिलियन मिलेंगे, मुझे इफेक्टिव रेट क्या ऑफर कर रहा है, व्हाट इज़ द रेट बीइंग ऑफर्ड बाय दिस प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट, राइट। लेट मी फाइंड आउट आई। आपने कहा मुझे S मिलेगा 2 साल बाद 25, आज इन्वेस्ट करूंगा P, दिस इज माई P, दिस इज माई S, फिगर फ्यूचर का कैश फ्लो, और N इज 2 years। कैन यू फाइंड आउट I? करें हिले जे 11.8%। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR, राइट। आपने क्या किया, आपने कहा मैं ऐसे कंपेयर करता हूं वर्सेस माय रिक्वायर्ड या टारगेट रेट, वो क्या है, वो है 10%। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यस यस आई शुड इन्वेस्ट, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट बिकॉज इट इज ऑफरिंग अ रेट greater than what the target, the minimum, the required rate which I have. This process of arriving at the decision is what you have learned as IRR technique, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट का IRR यानी एक्सपेक्टेड वो रिटर्न क्या ऑफर करेगी इन्वेस्टमेंट वो निकालते हैं और उसको कंपेयर करते हैं अपने टारगेट से, जैसे आप टारगेट रेट कहें, हर्डल रेट कहें, मिनिमम रेट कहें, रिक्वायर्ड रेट कहें, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। Now there is another way of arriving at this decision, right, which is called the NPV technique. अब देखें, इसे मैं यहाँ करता हूँ so that's easily visible. The other way is, आपने कहा अच्छा मैं यूँ सोचता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये समझना और एक क्लैरिटी ज़रूरी है, आगे हम बहुत सारी जगह पे इसे यूज़ करेंगे। A lot of people calculate NPV, they are unable to identify what it actually means, right? आपने कहा अच्छा मैं यूँ सोचता हूँ कि अगर if the bank were to offer 10% return, if the bank were to offer 10% ही return, what is I am supposed to invest today to get 25 million after 2 years? आपने कहा मैं ये सोच रहा हूँ, कोई कॉपी नहीं कर रहा, अभी सब यहाँ देख रहे हैं कि अच्छा अगर बैंक मुझे कह रहा है 2 साल बाद मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे मिलेगा 25 मिलियन, व्हाट इज दैट आई एम सपोज टू इन्वेस्ट टुडे, व्हाट इज दैट आई एम एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट, अगर बैंक मुझे 10% ही रिटर्न ऑफर कर रहा होता, तो दैट्स कॉल्ड, दिस इज फ्यूचर वैल्यू। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ ये 25 मिलियन है एंड 2 years है, अगर आई 10% ही होती तो व्हाट इज द P दैट इज रिक्वायर्ड, राइट, व्हाट इज दैट आई एम सपोज टू इन्वेस्ट एट 10%, अगर बैंक मुझे 10% ही रिटर्न दे, तो मैंने 25% से P निकाली, राइट, तो क्या P की वैल्यू आ गई 20.66, ऐसे ही सबके पास आ रही है सुविधा, आप हिले ना, चलाएं कैलकुलेटर ना जी, जुम्मे खुद्दे में थोड़ी आए हुए। सपोज टू इन्वेस्ट, मैं एक्चुअली क्या इन्वेस्ट कर रहा हूं, एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहा हूं 20, तो 0.66 मिलियन कहलाती है मेरी पॉजिटिव एनपीवी। यूं कहिए ये ऐसे ही है जैसे किसी ने इस इन्वेस्टमेंट को करना, ऐसे ही है जैसे किसी ने आज आपकी पॉकेट में 0.66 डाल दिए, आपके 20 को 20.66 बना दिया और साथ में आपको अश्योरेंस दे दी कि 2 साल के बाद आपको आपका प्रिंसिपल भी मिल जाएगा और एग्जैक्ट रिटायर्ड रिटर्न भी मिल जाएगा।
यानी आपको एग्जैक्ट रिक्वायर्ड रिटर्न भी मिल जाएगा, ओवर एंड अबव आपकी जेब में इतनी अमाउंट आ गई। तो आप क्या कहेंगे? यस वी शुड इन्वेस्ट। इससे अच्छी क्या है? किसी ने मेरी पॉकेट में ये पैसे भी डाल दिए और साथ में मुझे ये एश्योरेंस सर्टिफिकेट भी दे दिया कि मुझे 2 साल बाद मेरा प्रिंसिपल भी मिल जाएगा और मेरा एग्जैक्टली 10% रिटर्न भी मिल जाएगा। एवरीबडी विथ मी? नाउ दिस एनपीवी इज व्हाट वी कॉल्ड an immediate increase in investors' wealth with the surety or with an assurance that we will get our required return. इसीलिए हम पॉजिटिव एनपीवी को कहते हैं immediate increase in wealth. कि जैसे किसी ने आज आपके 20 में 0.66, खुद कोई अल्लाह का वली आया, उसने आपकी जेब में 0.66 मिलियन और डाल दिए, आपकी 20 को 20.66 कर दिया, साथ में आपको अश्योरेंस दे दी कि 2 साल बाद आपको आपका प्रिंसिपल और रिक्वायर्ड रिटर्न मिल जाएगा। दैट्स वाई एनपीवी इज कॉल्ड पॉजिटिव एनपीवी इज एन इमीडिएट इंक्रीज इन वेल्थ अलॉन्ग विथ एन अश्योरेंस ऑफ गेटिंग रिक्वायर्ड रिटर्न। फिर इसी बात को, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई हमारी, इसको यूं भी देख सकते हैं। जब आप ये कहते हैं, सुन रहे हैं सब, कि मुझे 10% रिटर्न चाहिए, तो आप बेसिकली क्या कह रहे हैं? आज टाइम 0 पे आपने 20 मिलियन इन्वेस्ट किया, ईयर 1 में आपको क्या चाहिए? इनटू 10% कितना बन गया? 2। फिर अगले साल आपको इस पे ईयर 2 में मजीद 10% चाहिए, 2.2। तो इफेक्टिवली आपको क्या चाहिए? जब आप कहते हैं मुझे 10% रिटर्न चाहिए, तो इन मनी टर्म्स आप ये कह रहे हैं कि आपको 24.2 मिलियन चाहिए, ये आपको रिक्वायर्ड है। आपको एक्चुअल क्या दे रहा है बैंक? 25 मिलियन। सरप्लस कितना बच गया जी? 0.8 मिलियन। इस सरप्लस को आप 1.1 पावर 2, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, देखें, कैलकुलेट करें, हिले, 0.8 को डिवाइड करें 1.1 पावर 2 से, क्या आ गई? 0.66। तो इसीलिए एनपीवी को यूं भी डिफाइन किया जाता है कि पॉजिटिव एनपीवी का मतलब आपको आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा, आपको रिक्वायर्ड रिटर्न मिल जाएगा, ओवर एंड अबव कुछ सरप्लस मिलेगा, उस सरप्लस की ग्रॉस नहीं, आज की टर्म में प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, इसीलिए कहा जाता है इमीडिएट इंक्रीज इन वेल्थ। एवरीबडी विद मी? अ पॉजिटिव एनपीवी इन्वेस्टमेंट गिव्स यू योर प्रिंसिपल प्लस योर रिक्वायर्ड रिटर्न एंड ऑन टॉप ऑफ इट अ सरप्लस, उसकी आज की टर्म्स में, नॉट दैट वैल्यू आफ्टर 2 years, बट कि आज की टर्म में उसकी वैल्यू है। तो इट्स कॉल्ड इमीडिएट इंक्रीज इन इन्वेस्टर्स वेल्थ। एवरीबडी विद मी? राइट, यहाँ तक कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप इसे तसल्ली से कॉपी करें, फिर मैं इसे बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपसे एनालिसिस भी करवाता है अब इस लेवल पे। हाँ, अब वो ये भी कहेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें नेगेटिव है कि आप, या पॉजिटिव होने के बावजूद भी आप एनालाइज करके बताएं कि आप फिर भी इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इट कुड बी फॉर एग्जांपल अ प्रोजेक्ट विच इज़ नंबर वाइज गुड, but there are too many ifs and buts, or it doesn't fall into your strategic fit, for example, or there is a project जिसकी apparent data की basis पे तो negative है, but you find that there is a lot of missing data which could also be incorporated। इस तरह का analysis करवाता है वो हम करेंगे ना। वही तो हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। यस, थ्योरी का एक एलिमेंट कम है, वो थ्योरी यहाँ पे ऐसे नहीं आएगी, राइट एन एसे, राइट, ऑन एनपीवी, वो थ्योरी ऐसे ही आएगी कि अच्छा व्हाट अदर फैक्टर्स शुड हैव बीन कंसीडर्ड। तो हम कहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ आज कि जी जोड़िया बाज़ार में आप जाके बैठे ना, 200% इस चीज़ पे रिटर्न है, एंड यू माइट कम एंड से एज अ प्रोफेशनल कि सर इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू गो एंड सिट देयर, राइट। वहाँ तो आप बैठे हैं तो कभी मसाले की वो है तो कुछ और है, तो मैं तो शायद नहीं बैठ सकता भले 200% का रिटर्न हो, राइट।
तो अब ये क्या है, ये आपके स्ट्रेटेजिक फिट में नहीं है. यू मे नॉट बी एबल, अपेरेंटली ऑन नंबर्स इट लुक्स राइट, बट यू मे नॉट बी एबल टू डू सो. सिमिलरली फॉर एग्जांपल, वो हम देखेंगे आगे, जैसे इसमें मल्टीपल है क्वेश्चंस भी आएंगे एनालिसिस के, कि उसने बाकी सारे फैक्टर्स तो दे दिए और आपको लग रहा है कि ये स्टोर मैंने खोला था, मुझे बंद कर देना चाहिए अगले 3 साल की बेसिस पे. बट देन यू विल क्वेश्चन द अजम्पशंस एंड डेटा देयर. यू कैन डू दैट. इस तरह की प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम करेंगे तो आपकी वैसी स्किल डेवलप होगी. परसेंटेज ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन डिपेंड करता है, मतलब अगर आपके अटैम्प्ट में आ गया तो आपके लिए तो 100% वही हो गया है ना. लेकिन अगर आप जनरली एवरेज पूछें तो येस 30-40% ऑफ जो है ना क्वेश्चन में एनालिसिस का पार्ट है. अब जैसे कुछ टॉपिक्स हैं M&A मर्जर्स एंड एक्विजिशन में एनालिसिस बहुत है. वो आपसे कहेगा स्कीम ऑफ मर्जर पे कमेंट्स करें, एंड लॉट ऑफ पीपल लूज इजी मार्क्स बिकॉज ऑफ दैट, है ना. जैसे CAPM का टॉपिक है, उसमें आपको कैलकुलेशन के बाद 5-7 मार्क्स की थ्योरी ज़रूर पूछेगा, ठीक है. वो बड़ी इजी होती है लेकिन एनालिटिकल होती है, सिनेरियो बेस्ड, है ना. जिसको कुछ आप करके खुद ही ओवर अ पीरियड आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. बिल्कुल ऐसे नहीं है. हाँ, कहीं बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा. मतलब ऐसी थ्योरी नहीं होगी कि राइट एन एसे ऑन APV, राइट. वो आपसे पूछेगा अजम्पशंस बताएं आपकी इसके अंदर क्या है एनालिसिस में. जैसे ये NPV है ना, वैसे कहूँ कि इसमें व्हाट आर दी NPV की अपनी भी लिमिटेशंस हैं, जो अभी आपने नहीं पढ़ी, मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूँगा. इसके अंदर अपनी भी लिमिटेशंस हैं, ठीक है. तो आपसे कहेगा इसकी लिमिटेशंस बता दें और फैक्टर्स बता दें कि विच माइट अफेक्ट योर डिसीजन, राइट. या 2 टेक्निक्स को कंपेयर करवाएगा. सिनेरियो की बेसिस पे कहेगा इसमें बताएं कि व्हाट एल्स कुड हैव बीन थॉट अबाउट इट, राइट. एक कंपनी है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको बड़ी आसान वाली, कि जैसे यहाँ पे कह देगा सिंपल क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि लिमिटेशन ऑफ NPV टेक्निक्स बताएं. लेकिन बहुत कम ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ये होगा कि सिनेरियो बेस्ड के अच्छा अब ये नेगेटिव NPV तो है ही है, बट कंपनी को और क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए इन टेकिंग अ डिसीजन. वो सिनेरियो बेस्ड होगा ना. वो आप रट्टा लगा के नहीं कहेंगे कि मैंने हर जगह एक ही छापनी है, मोहम्मद अली मेरा दोस्त, कोई भी ऐसे आ जाए अल्टीमेटली वहीं पहुंचाना है, वो नहीं करना, है ना. तो वो सिनेरियो बेस्ड, और ये स्किल आपकी डेवलप होगी व्हेन यू विल डू सच क्वेश्चंस ऑफ कोर्स. अच्छा जी, अब हम आ गए जिसमें कोई परेशानी की बात नहीं है. दिस इज व्हाट यू विल लर्न एंड यू विल ग्रेजुएट टू द नेक्स्ट लेवल व्हिच इज एन MSA2 व्हिच इज मोर अबाउट द केस स्टडी, है ना, मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट. तो अब हम यहाँ आ गए वापस. अब अगर इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएं और मैं आपसे कहूँ तो दैट वी रिवाइज दोज बेसिक्स, हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े होंगे मैट्रिक के बाद, इंटर एंड ऑल, राइट. अचानक से बड़े हो जाएंगे तो भी परेशानी की बात है. अगर यही यहाँ आ जाता लेट्स से 23.5 मिलियन, फिर IRR क्या आता, फिर NPV क्या आती, कैलकुलेट करें. अब अगर बाकी सारा क्वेश्चन का डेटा वही है, वो हमें कहता बैंक मैनेजर कि इंस्टेड ऑफ 25 मिलियन यू विल गेट 23.5. जी 10% इज रिक्वायर्ड, 23.5 यहाँ हो गया 8.39%. फिर हम क्या कहेंगे इसको देख के, 8.39 ही है, यही है. तो फिर हम कहेंगे नो, है ना. और फिर जब हम यहाँ फैसला करेंगे, यहाँ हम कहेंगे 23.5, तो फिर क्या फिगर बन गई सूफी साहब, 19.42. फिर NPV क्या बन गई, -0.57 या 0.58, राइट. एवरीबडी विथ मी जी, नहीं आ रही, ठीक है. तो अब यहाँ से भी फिर क्या होगा, फिर हम कहेंगे नो, वी शुड नॉट इन्वेस्ट, राइट. डिसीशन जो IRR टेक्निक से होगा NPV से भी वहीं पहुंचेंगे. दे आर 2 प्रोसेसेस ऑफ अराइविंग एट द सेम डिसीजन. एक सर्टन जगह जाके आएगा जब हम पढ़ेंगे NPV IRR कन्फ्लिक्ट कहलाता है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे. फॉर सिंपल इन्वेस्टमेंट्स अगर IRR टेक्निक हमें येस कहेगी, यानी IRR ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट, तो NPV पॉजिटिव ही आएगी. और अगर हम देखेंगे कि IRR इज लेस देन रिक्वायर्ड रेट यानी नो,
तो एनपीवी भी नेगेटिव आएगी. साइन ऑफ द एनपीवी विल टेल अस पॉजिटिव मीन्स यस वी शुड इन्वेस्ट, नेगेटिव, इस नेगेटिव का मतलब ये है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको आपका प्रिंसिपल और रिक्वायर्ड रिटर्न नहीं देगी. अ नेगेटिव एनपीवी इज डिफरेंट देन लॉस. लॉस का मतलब पैसा गया. नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिला. नेगेटिव का मतलब ये है कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट से कम मिला है. हो सकता है कुछ मिला भी हो, जैसे 20 के ओवर एंड अबव मिल रहा है मुझे, बट नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई रिक्वायर, सो लेस देन रिक्वायर्ड, राइट. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इट्स नॉट अ लॉस. लॉस में तो मुझे कुछ नहीं मिला, देना पड़ा. नेगेटिव एनपीवी का मतलब मेरी रिक्वायरमेंट से कम मिला, राइट. वो रिक्वायरमेंट से कम बहुत कम भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसिपल से ज़्यादा है और मेरी रिक्वायरमेंट से कम है, राइट. जैसे कि यहाँ सिचुएशन है. एवरीबडी विथ मी. एक और सिनेरियो कर लेते हैं. अब हम यहाँ तक पहुँच गए सब. एवरीबडी विथ मी. जो दोस्त ऑनलाइन हैं वो सारे भी हैं साथ. बोलें, लिखें यस. इज दैट ओके? जी. अब अगर हमारे पास बैंक मैनेजर का है एग्जैक्टली 24.2, तो फिर IRR क्या आता है? फिर क्या आ जाएगा? फिर एग्जैक्टली 10%, राइट. फिर एनपीवी क्या आएगी? करें, एनपीवी 0 आ जाएगी. अब मैं इसी को अगर नोट करूं, तो अब अगर हम कंक्लूड करें इस एरिया को जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसको मैंने सिर्फ क्विकली रिफ्रेश करवाया. एनपीवी अगर किसी प्रोजेक्ट की पॉजिटिव है, यकीनन उसका IRR ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट होगा. दोनों का मतलब क्या है? यस वी शुड इन्वेस्ट. किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव है, यकीनन उसका IRR क्या होगा? मस्ट बी लेस देन द रिक्वायर्ड रेट. और दोनों का मतलब क्या होगा? नो वी शुड नॉट इन्वेस्ट. यू आर नॉट गेटिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, राइट. और अगर किसी इन्वेस्टमेंट की एनपीवी निल है, तो यकीनन वो एक ऐसी रेयर इन्वेस्टमेंट है जिसका IRR एग्जैक्टली रिक्वायर्ड रेट के बराबर है. यानी आपको एग्जैक्टली जो चाहिए वो मिल गया, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम, प्रिंसिपल और रिक्वायर्ड रेट. और उस सूरत में हम कहते हैं कि वी कैन इन्वेस्ट. ना हम शद मत डालेंगे वी शुड इन्वेस्ट, यस, ना हम कहेंगे वी शुड नॉट. ऑफ कोर्स वी कैन इन्वेस्ट. यहाँ हम कहेंगे वी शुड, दैट यू आर गेटिंग इवन मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड. यू आर गेटिंग इवन अ सरप्लस एंड एनहांसमेंट इन योर वेल्थ. यहाँ आपकी वेल्थ मेंटेन होती है, यहाँ आपकी वेल्थ इन्हांस होती है. इन्वेस्टर्स वेल्थ यहाँ इन्हांस होगी, यहाँ वेल्थ डिप्लीट होगी, डिक्रीज होगी, नुकसान होगा. यहाँ वेल्थ मेंटेन होती है. न कुछ बढ़ा, जो चाहिए था वो मिल गया, न कोई इन्हांसमेंट हुई. आपको 10% हर साल चाहिए, 10% मिल गया. आपकी वेल्थ कोई बहुत बड़ी नहीं रिक्वायरमेंट के कंपेरिजन में, राइट. इन टर्म्स ऑफ योर कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, आपको अगले साल उस पर 10% चाहिए, मिल गया, प्रिंसिपल फिर वही रहा, राइट. फिर तो आपकी एग्जैक्ट आज की टर्म में कोई वेल्थ एनहांसमेंट नहीं हुई. नो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, है ना. आपकी एनपीवी क्या है आज? 0. तो आज आपको जो चाहिए, जिसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर आपको अगले सालों में मिल जाएगा. आज आपकी जेब में किसी ने कोई एक्स्ट्रा रुपया नहीं डाला, बस सिर्फ आपको अश्योरेंस मिल गई है आज कि आपका प्रिंसिपल और रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है वो आपको मिलेगा. आज आपकी जेब में 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं आया कोई, है ना. पॉजिटिव एनपीवी का मतलब ये था कि किसी ने आपकी जेब में आज एक्स्ट्रा डाला. आज आपका प्रिंसिपल उतना ही है, आप इन्वेस्ट करेंगे, आगे जाके हाँ आपको रिटर्न मिलेगा जो आपको चाहिए. नथिंग मोर, नथिंग लेस, नॉट एन इंक्रीज इन योर वेल्थ इमीडिएटली. हाँ आगे जाके होगी, रिटर्न मिलेगा तो फिर देखेंगे, बट नॉट एन immediate increase in wealth. That's very important. Is that clear to everybody? Right? Right. It's not an immediate increase in wealth. 0 NPV. ये लिखा है ना, इसको देखें. Wealth maintain हुई. Negative का मतलब किसी ने आपकी जेब से पैसे निकाल लिए. जी? जी. क्योंकि जो आपको चाहिए उससे कम मिल रहा है. तो इन रियल टर्म्स आपके पैसे कम हो रहे हैं, है ना. आपको चाहिए 10%,
लेट सपोज करें आपने बोरो करके कहीं इन्वेस्ट किया, तो आपने तो आगे पे करना है ना, तो आपको उतना नहीं मिल रहा जो आपका रिक्वायर्ड है. सो यू आर एक्चुअली डिक्रीजिंग योर वेल्थ by doing that. So you would not like to make that investment, of course, unless you are compelled to do so for strategic reasons. ये पर हम आगे जाके MSA2 में जब बड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे. बाद वक़्त you do these investments for strategic reasons, right? But not financially viable. अभी हम कहेंगे हम नहीं करेंगे, right? Unless there is a very strong compelling reason to do this, जिसके कोई फ्यूचर में कोई बहुत और अल्टरनेट फ़ायदे हो रहे हों, तो एक अलग बात है. अदरवाइज यू विल नॉट डू दैट. यहाँ आप बिल्कुल करेंगे, ये भी आप कर सकते हैं. यू विल मेंटेन योर वेल्थ. आपकी वेल्थ डिक्रीज तो नहीं हो रही. एवरीबडी विथ मी, राइट? अब ये हो गई तो बेसिक डिसीजन ट्री. DCF डिसीजन ट्री कहलाती है ये बंद कर दें इसे, हाँ ज़्यादा बेहतर है. अब सवाल ये आता है, इज एवरीबडी विथ मी जो ऑनलाइन है दोस्त? Anas, Ali, I'll answer your question later, inshallah. Don't worry. अच्छा जी, अब आते हैं with this overview या introduction और a brief revision. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम पढ़ाना इसका शुरू करते हैं. और अगेन हम सारी बातें जो पहले हमने पढ़ी हुई हैं उनको हम रिफ्रेश करेंगे and then we'll gradually move to the advanced level. अब आता है सवाल कि इनको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स क्यों कहते हैं, और वहीं से हमारी डिस्कशन शुरू होगी. देखिए एनपीवी के लिए भी अभी जो हमने सारी कैलकुलेशंस की, हमें कैश फ्लोज चाहिए, राइट? कि मैं आज क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा, राइट? और फिर आपने डिस्काउंटिंग की, आपको रिक्वायर्ड रेट था 10%, तो आप डिस्काउंटिंग कर रहे थे ना, राइट? IRR के लिए भी आपको कैश फ्लोज चाहिए जिसके थ्रू आपने IRR निकाला. ये कैश फ्लोज होंगे तो आप IRR निकालेंगे ना 20-25. और अगर आपने IRR निकाल लिया, खाली IRR का आप क्या चार डालेंगे? डिसीजन के लिए आपको कंपैरिजन में क्या चाहिए? अगेन रिक्वायर्ड रेट. आपके निकाल भी देंगे जी मेरा IRR 8.39 है, सो व्हाट? हाउ विल यू डिसाइड अंटिल यू नो और यू हैव प्री डिटरमिन्ड व्हाट इज योर हर्डल, योर टारगेट, योर रिक्वायर्ड रेट, राइट? बिकॉज इस रिक्वायर्ड रेट के थ्रू, इस रिक्वायर्ड रेट के बहुत सारे नाम हैं. तो इन दोनों टेक्निक्स के लिए हमें चाहिए कैश फ्लोज और दूसरा चाहिए रिक्वायर्ड रेट. इस रिक्वायर्ड रेट के बहुत सारे नाम, जैसे अभी हमने देखा इस मिनिमम रेट, इसका एक नाम टारगेट रेट, इसका एक नाम हर्डल रेट, इसका एक नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, ये हम आगे जाके देखेंगे, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है डिस्काउंट रेट, चूंकि इससे हम करते हैं डिस्काउंटिंग, है ना? तो चूंकि हमें दो फैक्टर चाहिए, कैश फ्लोज एंड डिस्काउंट रेट, वी कलेक्टिवली कॉल देम DCF टेक्निक्स, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स. DCF टेक्निक्स. तो इफेक्टिवली चाहे NPV हो चाहे IRR हो, उनसे डिसीजन करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, या दो चीज़ें अगर हम सीख लें तो हमारी DCF टेक्निक्स की डिस्कशन कंप्लीट होगी. एक कैश फ्लो डिटर्मिनेशन, दूसरा डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन. अब ये आप जो बचपन में भी पढ़ के आए हैं और हम बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो पढ़ेंगे वो होगी कैश फ्लो डिटर्मिनेशन, कि प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट रेलिवेंट, डिसीजन रेलिवेंट कैश फ्लो आइडेंटिफाई करके प्लॉट करना. उसमें हमें रिक्वायर्ड रेट गिवन होगा, जैसे मैंने अभी आपको दिया, ठीक है, 10%, 12%, 15%. जब हम एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जाएंगे तो हम ये खुद रिक्वायर्ड रेट कंप्यूट करना सीखेंगे, है ना? ये रिक्वायर्ड रेट भी जो है ये ऐसे नहीं है, इंडिविजुअल तो खैर सोच सकता है ना अपने जहन से, बट फॉर एंटिटीज इट इज़ कंप्यूटेड थ्रू अ प्रोसेस, राइट? जैसे वैक, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हम सब सीखेंगे. वैक इज़ नॉट एक्चुअली द रिक्वायर्ड रेट, दैट्स मार्जिनल कॉस्ट, हम उसको डिस्कस करेंगे.
तो हमें वो डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन बताते खुद एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम सीखेंगे, वो है होगा इन एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हिस्सा। पहले पढ़ेंगे हम ये, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कैश फ्लो डिटर्मिन करना सीख लें, रिक्वायर्ड रेट डिटर्मिन करना सीख लें, तो फिर जाके हम कहेंगे कि हमने DCF टेक्निक्स या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पूरा अहाता कर लिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो डिटर्मिनेशन। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में यही पार्ट है, उसमें हमें रिक्वायर्ड रेट गिवन होगा, बताया जाएगा किसी भी इन नामों में से कोई एक नाम के थ्रू रिक्वायर्ड रेट दे दिया जाएगा, मिनिमम रेट, टारगेट रेट, हर्डल रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कुछ भी लिख दिया जाएगा, वो गिवन होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम ये डिटर्मिन करना भी सीखेंगे। इज़ दैट ओके? राइट। तो बस देखें, बहुत आसान सा काम, सिर्फ 2 चीज़ें अगर हम सीख लें तो वी हैव एक्चुअली डिटर्मिन्ड, we have actually learned then the investment appraisal process. अब आप हेडिंग दीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ कैश फ्लो। हम पढ़ रहे हैं बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, उसमें हम पढ़ रहे हैं DCF टेक्निक्स, और DCF टेक्निक्स में हमने अब बात की कि हम 2 ब्रॉड चीज़ें सीखनी है, एक कैश फ्लो और एक रिक्वायर्ड रेट। अब हम डिटर्मिन करने जा रहे हैं, सीखने क्या? कैश फ्लोज, कैश फ्लो डिटर्मिनेशन। डिसीजन रेलेवेंट कैश फ्लोज ऑफ कोर्स, राइट। इसीलिए जब हम इसके डूज एंड डोंट्स बनाते हैं, तो हम पहला आइटम ये लिखते हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए। हम अगर अपने डूज एंड डोंट्स बनाएं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के, राइट। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं, ये भी बड़ा इशू है कि हमने एक चीज़ पढ़ी भी होती है ना, कहते हैं पता ही है क्या मसला है ना। अगर ये बेसिक्स ठीक हो जाए ना आपके, तो आपकी बहुत सारा, अगर ये बेसिक और एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आप ढंग से पढ़ लें, उसकी एप्लीकेशन है शेयर वैल्यूएशन में, उसकी एप्लीकेशन है आगे डिसीजन मेकिंग में भी, M&M के अंदर भी, और भी जगहों पे, है ना। कॉस्टिंग के साथ भी ये बातें लिंक्ड हैं। तो हम क्या कहते हैं, मैंने पढ़ा हुआ है तो बस मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और a lot of people fail not because they are not able to perform in difficult questions, is because they make silly mistakes in easy questions. And this is based on my 16-17 years of experience. Majority of the people fail because they do not perform. जब बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं तो नेचुरली उस पर आप भी अगर पेपर चेकर होंगे, मार्कर होंगे, तो बहुत मुश्किल एरिया को आप डिफरेंटली देखेंगे और आसान एरिया की गलती को डिफरेंटली देखना चाहिए ना। अगर आपने कैश फ्लो ही ढंग से नहीं बनाना आते आपको, फाइनल लेवल पे आपने नहीं बनाए, तो वो डिफरेंट तरीके से पिनलाइज होना चाहिए बनिस्बत इसके कि कोई आपने फॉरेक्स के कॉम्प्लेक्स हेजिंग के क्वेश्चन में आपने कुछ एक गलती कर दी, उसमें आपने एक्सचेंज रेट बाइंग एंड सेलिंग ही पिक नहीं कर सके, तो वो तो फंडामेंटल मिस्टेक हो जाएगी ना। तो जहाँ पीपल फेल मोस्टली बिकॉज दे मेक लॉट ऑफ, दे लूज ईजी मार्क्स अनफॉर्चुनेटली, तो डू नॉट बी इन दैट ट्रैप। अच्छा जी, बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसके डूज में क्या है, हमें रेलेवेंट आइटम्स आइडेंटिफाई करना है, डिसीजन रेलेवेंट, और उसमें भी रेलेवेंट कैश फ्लोज। इररेलेवेंट आइटम हमें नहीं पिक करने, ये फंडामेंटल है, क्योंकि है ही हम डिसीजन रेलेवेंट बातें कर रहे हैं, कैश फ्लोज। फिर यहाँ इन डिसीजन रेलेवेंट में हमें ठीक तरीके से इनकॉर्पोरेट करना आने चाहिए टैक्स के इफ़ेक्ट्स, हमें ठीक तरीके से इनकॉर्पोरेट करना आने चाहिए इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स, हमें ठीक तरीके से इनकॉर्पोरेट करना आने चाहिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस के इम्पैक्ट्स। ये वो एरियाज़ हैं जिनमें जनरली लोग स्ट्रगल करते हैं और गलतियाँ करते हैं। हमें जब हम बनाएंगे कैश फ्लोज, तो हमें ये आइटम नहीं इनकॉर्पोरेट करने, डोंट्स हैं, वी हैव टू इंश्योर दैट वी हैव एक्सक्लूडेड देम। कोई नॉन कैश आइटम गलती से ना डाल दें आप, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ऐसी चीज़ डाल दी आपने तो गड़बड़ हो गई। भले वो टैक्स की डेप्रिसिएशन है, अगर वो रह गई उसका इम्पैक्ट तो ब्लंडर है, क्योंकि आप कैश फ्लो बना रहे हैं। डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश आइटम, राइट। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हम नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्यों नहीं करते?
ये हम आपको बताएंगे आगे जाके, जैसे इंटरेस्ट है, जैसे डिविडेंड है, एक्सेट्रा। अनलेस इट्स अ फाइनेंसिंग डिसीजन, तो फिर फाइनेंसिंग डिसीजन रेलिवेंट होते हैं, जैसे लीज और बोरो। हम तो बात कर रहे हैं किसकी, इन्वेस्टिंग डिसीजंस। इन्वेस्टिंग डिसीजन में फाइनेंसिंग कैश फ्लोज नहीं आएंगे अनलेस इट्स अ फाइनेंसिंग डिसीजन। If it's not a financing decision, then financing cash flows are not relevant. Why they are not relevant, वो हम डिस्कस करेंगे। आपने लोन लिया, लोन का रिसीट करना एक इनफ्लो है, लोन की रिपेमेंट इज एन आउटफ्लो, इंटरेस्ट का पे करना इज एन आउटफ्लो, उस इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग भी एक फाइनेंसिंग कैश फ्लो है, वो नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये लिख रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, और इन आइटम को हम एक एक करके रिवाइज करेंगे। आपने नेचुरली पढ़े हुए होंगे, लेकिन यहाँ अब ये थोड़े डिफरेंट लेवल पे एग्जामिन होंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट, रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट आइटम्स। बहुत पढ़ना है हमें, बड़ा आदमी बनना है हमें। लिखें ये लिस्ट। आर्टिकलशिप में देखें, आपको इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली अब जैसे भी स्टार्ट कर रहे हैं ना हम, आपके लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपने क्लास का जो काम किया वो जाके घर नेक्स्ट क्लास से पहले रिवाइज़ किया, और जो हमने होमवर्क का कोई हैंड आउट दिया तो वो आपने किया, ठीक है। दैट इज़ द बेयर मिनिमम, आप अगर और कुछ नहीं कर रहे। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप कोई दिन का एक हिस्सा ऐसा कर लें कि मैंने डेली 1 घंटा 1.5 घंटा करना है। अब इट डिपेंड्स ऑन योर बायोलॉजिकल क्लॉक, राइट। कुछ लोग होते हैं कि वो रात को जागते हुए पसंद करते हैं, है ना। कुछ लोगों को सुबह दे आर अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे होते हैं वो। तो जैसे अगर आपकी लेट सिटिंग भी हो रही है, तो अगर आप 7-8 बजे 9 बजे तक आ जाते हैं, अनलेस इट्स एन एक्सट्रीमली लेट सिटिंग, ठीक है, वो टाइम पीरियड को 9 बजे तक आ जाएंगे, आप 8 बजे तक आ जाएंगे जनरली। तो आप 1 घंटा, लेट से आपने थोड़ा फ्रेश हुए, कुछ किया, आपने 1 घंटा पढ़ लिया, रात को 11 से 12 पढ़ लिया, 10 से 11 पढ़ लिया, या आप सुबह सवेरे उठे, ऑफिस आप सो गए, उसके बाद आप फजर के बाद उठे और आपने ऑफिस जाने से पहले आधा 1 घंटा पढ़ लिया, राइट। आई थिंक एटलीस्ट ये, और फिर आपको जो वीकेंड्स मिले उनमें आप 7 से 8 घंटे टू स्टार्ट विद ज़रूर पढ़ें। फिर जब छुट्टियाँ होंगी तो नेचुरली फिर तो आप फुल डे पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना रूटीन रखना है, ये सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए आपको। अब अगर सैटरडे संडे में से कोई 2 दिन नहीं तो 1 दिन तो ऑफ मिलेगा जनरली, है ना। पीक पीरियड्स होंगे, ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन उसमें भी लोग अपना टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहे होते हैं। यू कैन मेक इट मोर प्रोडक्टिव, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, राइट। अगर आपके मैनेजर साहब या आपको पता है यार काम सुबह स्टार्ट ही 11 बजे होता है, तो आप बजाय इसके वो 2 घंटे गप्पों में ही गुजारें और अपना टाइम ज़ाया करें, यू कैन यूज़ दैट एंड यू कैन स्टडी। हाँ, तो आपको ये ज़रूरी है। 2 तो बहुत कम है, पहले तो मॉड्यूल ENF में 4 एक साथ देने होते थे आपको, और उनमें से एक पेपर में इतनी गुंजाइश होती थी हमारे ज़माने में कि रेफरल आ सकता है, विच मीन्स अ नियर पास आप थोड़े से रह गए। बैड फेलियर एक में भी आ जाए तो चारों गए, ठीक है ना। फाइनल के 4-4 पेपर होते थे, ENF ग्रुप होता था, या PE1 PE2। ENF आपके ज़माने में, हमारे ज़माने में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 1, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 2। अब तो आपके पास वो 2 या 3 देते हैं मैक्स, 4 तो देते भी नहीं है, तो बड़े आराम से मैनेजेबल है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, इट्स ऑल रिक्वायर्स कि अच्छा ये सेल्फ डिसिप्लिन आप अभी कर लें, विद इन आर्टिकल्स इंशाल्लाह आप क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर आपकी ज़िंदगी सुकून है। ये सेल्फ डिसिप्लिन अभी नहीं किया जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर शायद कॉन्फिडेंस भी शैटर होना शुरू हो जाता है। डू नॉट ओवर रिलाई कि यार मैंने तो समझ में आ गया, मैं छुट्टियों में उठाऊँगा, ठीक है। ये भी अगेन स्मॉल थिंग्स बिग इम्पैक्ट। और एक काम आप कर सकते हैं, आप क्लास के लिए आ रहे हैं ना, आप आधा घंटा पहले आ जाए, 20 मिनट पहले आ जाए, अगर मुमकिन है आपके लिए, तो कम से कम वो चीज़ें 15-20 मिनट आप रिवाइज कर लें एटलीस्ट पिछली क्लास की, तो आपकी ये क्लासेस ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो जाएंगी, ठीक है। इतना काम आप साथ साथ चलें, कम से कम के क्लास वर्क एंड होमवर्क करें। आइडियली तो टॉपिक ख़त्म हो, उसके पास पेपर्स भी करें, सो दैट यू कैन कम बैक एंड आस्क एनी क्वेश्चंस इफ़ यू हैव द बेनिफिट ऑफ बीइंग इन द क्लास। तो मैं एटलीस्ट आधा घंटा तो क्लास के बाद संडेज़ को ज़्यादा टाइम होता हूँ, यू कैन ऑलवेज आस्क, कम है तो आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, दोस्त से कंसल्ट कर सकते हैं।
अगर आप सारी चीज़ें छुट्टियों के लिए रखेंगे, पिछली बार हमारी एक स्टूडेंट थी, उसने एक ही रजिस्टर बनाया, इतना मोटा रजिस्टर बन गया वो। अब अगर मैं सोच रहा था, मैं आखिर में क्लास में उनसे कह रहे थे कि अगर ये एग्जांपल मैंने दी, मैंने कहा अब अगर ये रजिस्टर आपको सिर्फ छुट्टियों में आपने 3 सब्जेक्ट अलोकेट किया 15 दिन में, ये तो देख के ही आपको हॉल आ जाएगा ना। ये तो सिर्फ वो है जो क्लास वर्क है अभी, है ना। फिर उसकी प्रैक्टिस और हैंड आउट और उससे बैठ करें तो उसकी एक अलग फाइल है फिर, ठीक है। तो अगर आप ये साथ साथ करते जाएँ तो आपको ये टेंशन ही ना, राइट। यू कैन डू दैट ईजिली एंड इट्स मैनेजेबल, ठीक है। तो ये वाली बात है, और ये मैं जनरली जो मैंने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की एट्रीब्यूट्स वो ये दिखा रहा हूँ, है ना। वे जो हाई पोटेंशियल होते हैं, दे कैन प्रिपेयर फॉर गोल्ड मेडल एज वेल, एंड वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर, बट क्वालिफिकेशन बताते खुद एक गोल्ड मेडल है ना, वो लाइफ लॉन्ग एसेट है। तो ये आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। आई थिंक आप दिन का कुछ एक हिस्सा, 1 घंटा आधा घंटा मुख्तस कर लें, उसमें आपको प्रेशर आखिर में नहीं पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको बाद में प्रेशर आएगा। अच्छा, अब आते हैं हम इन डूज और डोंट से स्टार्ट करते हैं, एंड वी हैव, पीछे दे दें इनको, अ सिंपल एग्जांपल, रेलेवेंट और इररेलेवेंट की आइडेंटिफिकेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। Identifying relevant and irrelevant items. ये चीज़ आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिसीजन मेकिंग एरिया के लिए भी इक्वली रेलिवेंट है, राइट। लॉट ऑफ पीपल थिंक हमें तो पता है, बट यहीं पे मेजॉरिटी लोग बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करें आपने एक फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए आपने एक जर्मन कंसल्टेंट हायर किया और उसे कहा कि बताओ कि भाई इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है, क्या मेरी एग्जिस्टिंग प्लांट मशीनरी और इस कैपेसिटी के साथ क्या मैं ये नई प्रोडक्ट बना सकता हूँ। एक प्रोडक्ट की आपने कहा कि टेक्निकल फिजिबिलिटी, इज़ इट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर विद सम मॉडिफिकेशंस इन द प्लांट। वो आया, उसने कुछ स्टडी की और उसने कहा जी हाँ ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। और उसके बाद उसने आपको 1 मिलियन यूरो की बिलिंग कर दी, उसने अपना तो काम कर दिया और उसने आपको येस भी कह दिया और उसने आपको डिटेल्स भी दे दी कि ये काम आप करें, ये टेक्निकली फीजिबल है ये। अब आपके पास, अब आप फाइनेंस मैनेजर हैं, आप CFO हैं, अब आपको कहा गया कि जी आप फिजिबिलिटी बनाइए इसकी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी विद द सपोर्ट ऑफ द कमर्शियल टीम, द सेल्स टीम एंड अदर टीम। अब आप इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बना रहे हैं, राइट। क्या ये 1 मिलियन यूरो अब ये रेलेवेंट है? जी, अभी पे नहीं किया आपने, पे करेंगे आप जी। इज इट रेलेवेंट? इट इज़ नॉट रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि डिसीजन के 2 पलड़े हैं इन्वेस्टमेंट में, या मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा या मैं नहीं करूंगा। जो आइटम डिसीजन की दोनों साइड्स पे मौजूद हो वो इररेलेवेंट है, और जो डिसीजन की एक साइड पे मौजूद हो और एक साइड पे मौजूद ना हो वो रेलेवेंट है। अब बाकी आप उसके कोई भी नाम कॉस्टिंग के हिसाब से कर लें, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फला आइटम। एसेट या लिटमस टेस्ट एक है, इससे ज़्यादा आसान और लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता। जहाँ आप फंसे, आप ये टेस्ट अप्लाई करेंगे, इज़ दैट आइटम कॉमन इन बोथ डिसीजन अल्टरनेटिव्स? इफ़ येस, इट्स इररेलेवेंट। अब अगर मैं फैक्ट्री लगाऊं या सॉरी ये प्रोडक्ट बनाऊं या ना बनाऊं, ये इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, ये हो चुका है, तो ये क्या है, दोनों साइड पे ये मौजूद है कॉस्ट, तो ये रेलेवेंट हो गई। एवरीबॉडी विथ मी? सिमिलरली आप एक प्रोडक्ट के लिए, जिसके लिए काम कर रहे थे, एक प्रोडक्ट बी बनानी है आपने, आप एक प्रोडक्ट ए एग्जिस्टिंग बना रहे हैं, और उसके आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं
लेट सपोज करें 100 मिलियन, आप इसके बनाते हैं 5 मिलियन यूनिट्स। तो फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, आप कहते हैं कि मेरी ये ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 100 डिवाइड बाय 5 रुपीज़ पीस, राइट। अब आप चूंकि प्रोडक्ट बी भी बनाएंगे और आप इसके भी सोच रहे हैं कि 5 मिलियन यूनिट्स बनाऊंगा मैं, तो अब आप कहेंगे कि मैं अब अलोकेशन दोनों पे करूंगा। अब मैं 100 मिलियन को अलोकेट करूंगा 5 + 5 10 पे, तो मेरी अलोकेटेड कॉस्ट हो जाएगी ₹10 पर यूनिट। और ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको प्रोडक्ट बी के लिए कि अलोकेटेड ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स ₹10 पर यूनिट। क्या ये 10 रुपये पर यूनिट रेलेवेंट है? क्यों? क्योंकि अब मैं ये बनाऊं या ना बनाऊं, ये तो कॉस्ट तो इनकर हो रही है, राइट। तो अलोकेटेड ओवरहेड्स या कॉस्ट जब भी आएगी, वो इसका मतलब है एग्जिस्टिंग कॉस्ट की अलोकेशन है, वो इररिलेवेंट हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो हो रही थी पहले भी और अब भी होगी, दोनों साइड पे मौजूद है। हाँ, अगर ये कहा जाए कि प्रोडक्ट बी से रिलेटेड इंक्रीमेंटल एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड्स होने के चांसेस हैं ऑफ ₹15 मिलियन, ये होगी रेलेवेंट। ये मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो भरूंगा, नहीं बनाऊंगा तो नहीं भरूंगा। तो डिसीजन की एक साइड पे मौजूद है, दूसरी साइड पे गायब है, ये रेलेवेंट आइटम हो गया। जो डिसीजन के एक अल्टरनेट पे आइटम मौजूद हो और दूसरे पे ना हो, वो रेलेवेंट है। एवरीबडी विथ मी? राइट। अच्छा जी, तो अब इसी पर्सपेक्टिव से आपके हाथ में एक एग्जाम्पल है, उसे देखते हैं। डिपार्टमेंट 1, ये हैंड आउट है सबके पास, ये हैंड आउट स्क्रीन पे भी शो कर दें, यहाँ पे भी लगा दें। It's just revising what you have already studied, but अब ये एक मैंने बेसिक रूल ऑफ थंब बता दिया आपको विद सम। हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर डिसीजन रेलेवेंट आपने आइडेंटिफाई करना, आइटम क्या है और क्या नहीं है। जो डिसीजन के एक साइड पे मौजूद हो, दूसरे पे ना हो, वो क्या है? वो रेलेवेंट है। और जो दोनों साइड्स पे कॉमन हो आइटम, वो इररेलेवेंट है। ये लिटमस टेस्ट हो गया आपका। द कॉन्ट्रैक्ट, अब उन्होंने एक एग्जाम्पल, नीचे रिक्वायरमेंट पहले पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर इन 3 डिपार्टमेंट्स, 3 डिपार्टमेंट्स की एग्जाम्पल दी गई है। ये ब्लो कर दें, पहला ऊपर डिपार्टमेंट 1, ये सबको नजर आ रहा है जो लोग ऑनलाइन मौजूद हैं? इफ यस देन प्लीज राइट यस। ये आपको नजर आ रहा है डिपार्टमेंट 1, राइट। द कॉन्ट्रैक्ट would require 200 hours of work in department 1 where the workforce is paid ₹16 per hour for a fixed 40 hours week, right? There is currently a spare labor capacity in department 1 and there are no plans to reduce the size of the workforce. Is the labor cost relevant? No. क्यों? क्योंकि आप उन्हें फिक्स्ड है, आप ये करें कॉन्ट्रैक्ट या ना करें, आपने उनको पे करना है। तो चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट करें या कॉन्ट्रैक्ट ना करें, यू आर ऑलरेडी पेइंग द लेबर। इज दैट ओके? अब आ जाते हैं दूसरे पे, ये है इंपॉर्टेंट। द कॉन्ट्रैक्ट वुड रिक्वायर, ये सब सुन रहे हैं गौर से, बल्कि मैं पहले डिपार्टमेंट 3 लेता हूं, पहले डिपार्टमेंट 3 ले लेते हैं, उसका टेबल भी बना हुआ है। The contract would require 3, डिपार्टमेंट 3 पढ़ रहा हूं मैं। ये 40 आवर बेटा वर्क वीक है, बहुत सारे लेबर होंगे, है ना, मल्टीपल लेबरर्स होंगे, एक लेबर 40 घंटे वीकली काम करता है। तो अगर 10 होंगे, 50 होंगे जिनके पास स्पेयर कैपेसिटी हो, तो आपके 200 घंटे पूरे हो जाएंगे। सो इट इज़ इररेलेवेंट कम्प्लीटली, इसलिए नॉट जस्ट अप टू द एक्सटेंट ऑफ 40 आवर्स, एंटायर 200 आवर्स। क्योंकि वर्कफोर्स इज पेड, बहुत वर्कफोर्स का मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो ₹16 पर आवर पे होते हैं फॉर अ फिक्स्ड
40 आवर्स की उनको पेमेंट होती है और उनके पास स्पेयर कैपेसिटी है, सो वी हैव इनफ स्पेयर कैपेसिटी, ये हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। इज दैट ओके उमर जी? अब हम आगे बढ़ते हैं डिपार्टमेंट 2। द कॉन्ट्रैक्ट वुड रिक्वायर डिपार्टमेंट 3, द कॉन्ट्रैक्ट वुड रिक्वायर 300 आवर्स ऑफ वर्क इन डिपार्टमेंट 3 where the workforce is paid ₹24 per hour, right? Labor in this department is in short supply and all the available time is currently spent making in product Z, which earns following contribution. क्या? 98 minus variable cost 78 20। अब अगर आप इसे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पुल करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक प्रोडक्ट Z, है ना? अब रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, ज़रा आइडेंटिफाई करें। व्हाट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट नाउ जी, बताइए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट और $10,000 और 3,000। सेलिंग प्राइस ₹98। लेबर हम कितना लगा रहे हैं, 2 आवर्स, वो कितनी कॉस्ट है, 48, यानी ₹24 पर आवर के हिसाब से। फिर अदर वेरिएबल कॉस्ट वो कितनी है, 30, और यूं करके हम कहते हैं 20 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है फॉर 2 लेबर आवर्स, ऐसे ही है, विच इज ₹10 पर आवर CM। अब अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए कॉस्टिंग कर रहा हूँ वो करता हूँ तो मैं ये प्रोडक्ट Z नहीं बना सकूँगा, ऐसे ही है। जब मैं ये प्रोडक्ट Z नहीं बनाऊँगा तो होगा क्या, सुन रहे हैं सब? इट्स नॉट जस्ट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मैं ये सेल्स नहीं करूँगा, ये सेलिंग प्राइस, ये लॉस्ट अमाउंट हो जाएगी, है ना? सेल्स लॉस्ट हो जाएगी, कितनी, ये नुकसान होगा मेरा 98 का। अब कोई कॉपी नहीं कर रहा, सब देख रहे हैं, ऐसा ही है ना भाई? अगर मैं प्रोडक्ट Z नहीं बनाऊंगा, इफ आई पुल द लेबर फॉर प्रोडक्ट Z एंड पुट इट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट जिसका जिक्र हो रहा है, तो मैं ये सेल्स लूज करूंगा। लेबर तो मैं वैसे ही पे कर रहा था, अब भी पे करूंगा ना। Z बनाऊं या कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगाऊं, फिर मैं क्या सेव करूंगा, मैं ये सेव करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट सेव्ड, वो कितनी बन गई, 30। तो मेरा लॉस क्या होगा, मार्जिन लॉस जी कितना हो गया, 68 फॉर 2 आवर्स। पर आवर कितना बन गया जी, ₹34 पर आवर। इसी को बचपन में हमें कहते थे, कैसे, हमें कहते थे कि लेबर कॉस्ट ₹24 पर आवर प्लस कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट, वो कितना बन गया, 10 पर आवर। टोटल क्या बन गया, 34 पर आवर। मैं भी समझाता हूँ जी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, उसको तो हम पहले ही पे कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, राइट। अब मुझे लूज क्या हुआ, अब मैं यही आ रहा हूँ ना इस पे, लेबर इररेलेवेंट, वो लॉस हो गया, नहीं कर रहे कंट्रीब्यूशन में, ये भी कॉस्ट आ गई जो कि इररेलेवेंट थी, इररेलेवेंट थी, तो कंट्रीब्यूशन में आ गई। तो मैं भी समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये बात समझते हैं। अभी आप लेबर इसको छोड़ दें अभी आप, राइट। मेरा एक्चुअल लॉस क्या है, मेरी सेल्स लूज होंगी। मैं वेरिएबल कॉस्ट में लेबर पहले भी पे कर रहा था, लेबर को अब भी पे करूँगा। तो लेबर तो मेरा, चाहे मैं ये Z बनाऊँ चाहे मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए ले जाऊँ, लेबर इज़ इररेलेवेंट बिकॉज इट विल बी पेड ऑन बोथ साइड्स। तो मैं सेव क्या करूँगा, मैं सेव करूँगा फिर ये। तो मेरा जो इफेक्टिव मार्जिन लॉस्ट होगा, इफ आई पुल
the labor from product Z is not 20 or 10 per hour, is actually 68 or 34 per hour. और हमेशा इन इसका और इसका जो नेट होगा, बाकी जितनी वेरिएबल कॉस्ट हैं वो हमेशा इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा मैथमेटिकली 98 और 30 इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इन दोनों के इससे भी ऐड हो जाएगा ना, 48 और 20 बराबर हो जाएगा ना। जी तो मैं हिस्टोरिकली जब मैं बचपन में होता था तो मुझे कहा जाता था ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट है और मेरी रेलेवेंट कॉस्ट है 34। तो मैं कह रहा हूँ टेक्निकली दिस इज़ रॉन्ग टू थिंक इट लाइक दिस, टेक्निकली यू हैव टू थिंक लाइक दिस, राइट, दिस इज़ रेलिवेंट। मैथमेटिकली ये इसके बराबर हो जाता है बिकॉज ऑफ द अर्थमेटिक सम, but actually label is irrelevant. What is relevant is the lost sales, is a saving in variable cost other than labor, और उसका net आपकी relevant cost है, ये है आपकी relevant cost। तो जब मैं इन दोनों को net करूँगा तो मैथमेटिकली मैं इसके और इसके बराबर बन जाऊँगा, है ना। कभी मुझे सेल्स और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट ना गिवन हो तो मैं कोई भी फिगर यहाँ रख दूँ या इसकी जगह 20 मार्जिन है ना, मैं कोई भी रख दूँ तो हमेशा इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों के बराबर हो जाएगा मैथमेटिकली। 4 आइटम्स ही है ना भाई, तो इन दो का जो ऐड है वो इन दोनों के बराबर हो जाएगा। आप कोई और 20 के कंट्रीब्यूशन मार्जिन और आपका 24 लेबर आवर, अब आप कोई भी सेलिंग प्राइस बता दें मुझे, सेलिंग प्राइस में कोई भी रख लूँ और जी 105, तो लेबर क्या है, लेबर तो वही है 48। अब अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20 होना है तो अदर वेरिएबल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, वो क्या होगी जी 37। इन दोनों को जब भी आप नेट करेंगे इन दोनों के बराबर पहुंच जाएंगे 68 में। मैथमेटिकली इसके अलावा पॉसिबल नहीं है ना। एवरीबडी विथ मी। तो इफेक्टिवली जो मुझे कॉस्ट है मेरी वो मेरा लॉस्ट सेल्स है रेलेवेंट, क्योंकि जब मैं जी को नहीं बनाऊंगा और कॉन्ट्रैक्ट लेबर यहाँ लाऊंगा सो आई विल लूज दिस एंड आई विल सेव दिस, सो दिस वुड बी माई नेट कॉस्ट। ठीक है, जिसको मैथमेटिकली मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर लेता हूँ समबडी। तो मेरी पर आवर रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो गई अब 34। 34 को मल्टीप्लाई करें 300 से, दैट बिकम्स योर टोटल कॉस्ट। इज दैट ओके? डज दिस मेक सेंस? जी 10,200। So my relevant cost would be 300 hours into 34, कितनी 10,200। बस ये लॉजिक है कि हमने सेलिंग प्राइस जो लूज की है, लेबर हमारा कुछ नहीं हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट सेव हुई है, जो वो तो क्यूमुलेट होगा बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट है जी। लगा कर सकते हैं, दैट्स फाइन। हाँ दैट्स फाइन, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप लिटमस टेस्ट के हिसाब से कहें तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, तो दैट्स राइट। आइडियली तो ये ऐसे कैलकुलेट होनी चाहिए, बट मैथमेटिकली चूंकि ये दोनों मिलके भी वही बन जाते हैं तो वी कैन टेक दैट। इस केस में वैसे लेबर कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है इसका आंसर मैं 3000 लिख रही थी जी। आपने 310 लिखा तो वो गलत इसलिए है कि ये आपने CM में से तो ये माइनस है, तो यूँ गलत है ये। ठीक है, इज दैट ओके? अब आप डिपार्टमेंट 2 करें तो पर फिर हम ऑफ करेंगे। आज आप पे कोई जुल्म नहीं होगा क्योंकि आज पहली क्लास है। कल नहीं, संडे को है इंशाल्लाह फिर जी। हमारी फ्राइडे और संडे को क्लास होगी, ठीक है, वीकली रेगुलरली। फिर हम एक क्लास ऐड कर देंगे सैटरडे आगे जाके, ठीक है। सो फ्राइडे इज़ 6:30 दिस टाइम, आने का टाइम होगा 6:30, जाने का हम खुद डिटर्मिन कर लेंगे। कोई हमारी वैन तो बाहर नहीं खड़ी हुई कि हम कहेंगे यार वैन चली जाएगी है। और तो 10 बजे भी हो सकती है, ठीक है, 9:45 भी, कभी 10:15 भी, कभी 9:30 भी, ठीक है। और संडे को होगी हमारी 11 से 2-2:30 बजे तक, 11 to 2:30। सैटरडे जब हम रखेंगे तो बताएंगे इंशाल्लाह।
बताइए जी, रखते थे और होगी तो ज़रूरत होगी तो रख लेंगे। अच्छी बात है, सुबह तो आना आसान है नहीं, लेकिन वो आपके मशवरे से होगा इंशाल्लाह, कोई ज़्यादती नहीं होगी आपके साथ। वैसे वो तो बेस्ट टाइम होता था, आपको सुबह की कोई ट्रैफिक जैम भी नहीं, आप सुबह आएँ 7 बजे 9 बजे निकल जाएं तो भी आप ऑफिस में सबसे पहले 9:15 पहुंच जाएं, 9:30, है ना। तो क्लास भी हो गई और एक रिकॉर्ड भी कायम होगा, क्लाइंट पे सबसे पहले पहुंचने वाले जी, इतना जल्दी ऑफिस पहुंचना भी क्या, तो आप उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं फॉर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिव वर्क, है ना। बट जनरली हम वो लोगों के मशवरे से, पिछली बैच में नहीं की हमने, उससे पिछली में भी नहीं हुई, तो कोविड की वजह भी थी और वैसे भी इट डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द क्लास, बट नाउ इफ यू आस्क मी दैट्स द बेस्ट टाइम। Yes, 24 not plus 20, 20 is for 2 hours, so for 1 labor hour this is divide by 2, जैसे 48 को डिवाइड बाय 2 किया तो 1 आवर हो गया, कंट्रीब्यूशन भी ऐसे ही आप 20 को डिवाइड बाय 2 कर दें तो ये 10 हो जाएगा, तो इट्स 24 प्लस 10 34। इज़ दैट ओके उमर? अब आइए डिपार्टमेंट 2, ये क्वेश्चन भले यहाँ से हटा दें ताकि उनको स्क्रीन पूरी नज़र आ जाए, या तो आप उन्हें ओवर टाइम करवाएं, और ओवर टाइम की कॉस्ट क्या है आपकी जी, 24 प्लस 50% ऑफ दैट विच इज़ 12, तो दैट इज 36 रुपीज़ पर आवर। नहीं, जब मैं ओवर टाइम करूँगा तो फिर ओवर टाइम के मुझे, यानी वो नॉर्मल अपनी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं बनाते रहेंगे 9 to 5, अब मैं कहूँगा 5 से 9 आप ये प्रोडक्ट बनाएं या कॉन्ट्रैक्ट करें, तो वो जितने घंटे बैठेंगे आवरली रेट भी लेंगे और ओवर टाइम भी लेंगे। ओवर टाइम इज़ 1.5 गुना ऑफ द नॉर्मल, नहीं, क्योंकि वो एडिशनल आवर्स देंगे तो वो ये ले भी लेंगे, प्लस ओवर टाइम रेट इज़ ग्रेटर देन द नॉर्मल रेट। यस, फुल कैपेसिटी, तो आप 9 to 5 आप काम कर रहे हैं और आपको मिल रहा है ₹24 पर आवर। अब आपने कहा मैं एग्जिस्टिंग वर्क को डिस्टर्ब नहीं करता, और मैं इन्हें कहता हूँ आप ओवर टाइम करें, आप ये 5 से लेके 8 बजे तक रात आप ये प्रोडक्ट बनाएं, तो अब ये जो 3 घंटे होंगे इसमें सिर्फ 12 नहीं मिलेगा, तो उसको तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना फिर बैठने का। 24 प्लस 12 36 रुपये देंगे तो वो बैठेगा ना लेबर, वो कहेगा मुझे आप, चूँकि आप मुझे नॉर्मल आवर से ज़्यादा बिठा रहे हैं तो ओवर टाइम रेट इज़ ग्रेटर देन द नॉर्मल रेट, तो ये पूरा ओवर टाइम रेट है। फॉर एग्जांपल 36 ओवर टाइम भी काम करना, उसी आवर्स में ही करना, विल पे योर एडिशनल अमाउंट, तो फिर हम 24 नहीं देते, फिर 24 नहीं देते, मतलब कि आप उसी के अंदर प्रोडक्टिव ओवर टाइम का तो मतलब ये है कि नॉर्मल टाइम के अलावा, राइट। तो ये जो एक्स्ट्रा बैठेंगे, आप ट्रेनिंग को नहीं मिलता है इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लेबर्स, जो फैक्ट्री लेबर होता है उसके नॉर्मल आवर्स के बाद जो आवर्स होते हैं, या आप उन्हें वीकेंड पे बुलाएंगे तो वो नॉर्मल डेज से 1.5 गुना या 1.2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स देते हैं। तो एक तो ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेड्यूल को बिल्कुल ना करें, जो प्रोडक्शन हो रही है करते रहें, और आप इन्हें कहें कि ये आपको एक्स्ट्रा टाइम दें या वीकेंड पे दें, सैटरडे संडे या आफ्टर आवर्स दें या सैटरडे संडे दे दें, तो फिर वो आपसे 24 पर आवर चार्ज नहीं करेंगे बल्कि 36 पर आवर चार्ज करेंगे। दैट्स वन। अल्टरनेटिवली व्हाट यू कैन डू इज कि आप क्या करें, यू पुल इट फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्क, पुल लेबर फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्क। उसकी कॉस्ट क्या बनेगी? उसकी कॉस्ट तो वैसे ही सेल्स माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट, वो डेटा नहीं है, तो मैं अल्टरनेटिवली क्या करूं, लेबर कॉस्ट प्लस सीएम। लेबर कॉस्ट क्या है? प्लस कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस्ट, इन दोनों को ऐड कर दूं, विच इज व्हाट 24 प्लस 8, ये क्या बन जाएगा 38 रुपीज पर आवर है, राइट। तो ये 32 बन जाएगी। तो विच वन इज बेटर? दिस वन इज बेटर। तो आप इसकी बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं कि आप ओवर टाइम करवाएं या एग्जिस्टिंग, तो ओवर टाइम में आपकी कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टॉपिंग दैट वर्क एंड पुलिंग द लेबर फ्रॉम दैट, क्योंकि उससे आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे पर आवर, राइट। तो आपकी टोटल आवर्स कितने? 100
इंटू 32 कितने बन जाएंगे 3200. इज दैट ओके राइट सुविधा जी. तो ओवर टाइम सिनेरियो में 24 प्लस द फ्लोर एलिमेंट होगी तो होगा या नहीं होगा. हाँ 36 यानी या जी. एंड अल्टरनेट ये है कि मैं 32 सिर्फ 8 नहीं है. क्यों 24 तो मैं उसको वैसे ही दे रहा हूं. वैसे ही दे रहा था तो अब वो तो मैं सिर्फ इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ. नंबर तो कैलकुलेट हो जाएगा. हाँ. अगर सिर्फ रेलेवेंट के लिए फिर मुझे उसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, अदर वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए, उन दोनों का नेट करूंगा तो भी 32 पे तो पहुंचूंगा. भी 32 आएगा. लेकिन अगर इस सिनेरियो में 24 का वैल्यू अगर हम उसको हटा दें जी. तो सेल्स को वेरिएबल डेटा में मिला हो तो फिर 32 ही बनेगा. लेकिन चूंकि वो डेटा नहीं है दैट्स व्हाई इसलिए हम ये कह रहे हैं. अगर मैं कोई एज्यूम कर लूँ फिगर सेल्स की और अदर वेरिएबल कॉस्ट की और कंट्रीब्यूशन मार्जिन 8 रखूँ, लेबर कॉस्ट वो रखूँ तो फिर भी 32 बन जाएगा. इस केस में तो ये है ना कि ऑल्टरनेटिव में हमारे पास जो सेकंड प्रोजेक्ट है हम कंट्रीब्यूशन ऐड कर देते हैं जी. उसका हम स्टॉप करवा देंगे. उसका स्टॉप करवा देंगे. स्टॉप करवा देंगे तो 24 की लेबर कॉस्ट तो मैं पूरी पे कर रहा हूं. जी बिल्कुल ठीक है. तो सिर्फ 8 ही आना चाहिए. 8 ही आनी चाहिए. तो मैं अभी ऐसा करता हूँ कि उसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ. अल्टरनेट वर्क की एक वर्किंग बना लेता हूँ इसकी. ठीक है. एग्जिस्टिंग वर्क अगर लेट से मेरा जो हो रहा है पर लेबर आवर, लेट सपोज करें आप सेल्स की मैं कोई एक फिगर डाल दूँ, कोई बता दें 100 डाल देते हैं. उन्होंने कहा आसान 100 है. लेबर कॉस्ट है 24. ठीक है. कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 8 उसका ये बताया गया है. तो अदर वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी आप खुद कैलकुलेट करें. 100 माइनस 24 माइनस 8 जी 68 हो गई. सुन रहे हैं सब. चूंकि मुझे डेटा नहीं है तो अब मेरी बेसिकली मेरा लॉस ये होगा, मेरी सेविंग ये होगी. ये तो वैसे ही कांस्टेंट है ना. तो मैं नेट कहाँ पहुंचूंगा फिर भी वहीं 32 पे पहुंचूंगा है ना. तो चूंकि ये डेटा नहीं था तो मैंने इसको और इसको मैथमेटिकली ऐड किया तो मुझे पता इन दोनों के बराबर ही होगा. ये स्टे किया मैंने. इज दैट ओके. जब डेटा होगा तो ऐसे करेंगे, डेटा नहीं होगा तो फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे. लेकिन हमें लॉजिक पता है कि ये हम कर इसलिए रहे हैं कि बेसिकली इन दोनों का नेट है. ठीक है. इज दैट ओके नाउ राइट. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. तो अब इन दोनों में बेहतर क्या है कंपनी का 32. तो हम इन दोनों में से पिक करेंगे 32 और कहेंगे 100 घंटे 3200. इज दैट राइट राइट. सो विद दिस वी कैन कंक्लूड. और अभी आज हम आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहे. आज आप जाके एंजॉय करें. नेक्स्ट क्लास संडे को हमारी होगी. वी विल मीट ऑन संडे. आप ये सब रिवाइज करके रिफ्रेश करके आएंगे और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे मज़ीद एडवांस्ड डिस्कशन. So thank you so much. We'll meet inshallah on Sunday. Take care. Stay safe. Thank you.